शुरुआत में सबसे पहले हमें इनलाइटनमेंट समझना होगा कि ये एक्चुअल में जो प्रबोधन है, ये प्रबोधन है क्या। तो देखिए, आप सबने कितना बार पढ़ा हुआ कि प्रबोधन क्या है। ये एक एटीट्यूड है, या इसे कह सकते हैं एक स्टेज ऑफ माइंड है। ठीक है, हम बोलते रहे कई बार, हम डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं वो बच्चा, वो परिवार बहुत मॉडर्न है। वो जो परिवार है, हम बोलते हैं ना बहुत सारे, वो परिवार मॉडर्न है, वो उनके ख्यालात बहुत मॉडर्न हो रखे हैं। ठीक है, मॉडर्न लड़की है, मॉडर्न लड़का है। तो एक्चुअल में उसके पीछे मीनिंग क्या होता है कि जो परंपराएं थी पहले, ठीक है, वो उनका उन पर विश्वास कम होने लगा है। ठीक है, वो किस पे ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं? साइंस पे। ठीक है, हर चीज़ के पीछे क्या ढूंढ रहे हैं? एविडेंस। वो वही चीज़ कर रहे हैं जिनके जो साइंटिफिक है। क्लियर हुआ? तो जो प्रबोधन है, प्रबोधन क्या है? ये एक स्टेज ऑफ माइंड है, एक आपके बुद्धिमत्ता का एक स्तर है, बुद्धिमत्ता का एक स्तर है। आगे हम देखें इसको और क्या, और किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। अ न्यू एटीट्यूड कह सकते हैं, एक नया नजरिया है, ये दृष्टिकोण है। अ न्यू मेथड ऑफ थॉट, ठीक है, विचारों का एक नया तरीका। ठीक है, तो इनलाइटनमेंट को आप बीच में रखिए। ठीक है, पोस्ट इनलाइटनमेंट और प्री इनलाइटनमेंट। ठीक है, इधर हो जाएगा ट्रेडिशन, इधर हो जाएगा ट्रेडिशन प्लस इनलाइटनमेंट। क्लियर हुआ? अब उसके बाद हम देखते हैं, देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्या लिखा है? इस नए दृष्टिकोण के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक क्या है? रीजन, तर्क सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस न्यू एटीट्यूड वॉज एम्फेसिस ऑन रीजन। देखिए, अब जब भी आधुनिकता वर्ड आएगा, जब भी इनलाइटनमेंट आएगा, जब भी आपका प्रबोधन आएगा, तो रीजन को अपना माइंड के पीछे रखना। ठीक है, कि एक्चुअल में अगर कोई इनलाइटनमेंट की बात कर रहा है तो रीजन। अब देखो क्या है कि हमारे पास पहले भी नॉलेज था। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखें कि जैसे बचपन में बोले जाए, बारिश कौन कर रहा है? जो बारिश होती है, ठीक है, वो कौन कर रहा है? रेन्स। तो हम बोलते हैं कि ये इंद्र भगवान कर रहे हैं, है ना। उसको क्या, किस बच्चे को किस स्वरूप में समझाते हैं हम? हम धर्म के स्वरूप में उसे समझाने की कोशिश करते हैं, इंद्र देव बारिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पे जब हम इनलाइटनमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम उसकी साइंटिफिक तरीके से क्या, कैसे बारिश उत्पन्न हो रही है, क्यों हो पा रही है बारिश, उसको समझानी। तो यहाँ पे हम जो चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जो दुनिया की जो ज्ञान है, ज्ञान को अगर हम प्राप्त कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? तर्क के बेसिस पे, रीजन के बेसिस पे। अब क्या करा है? जिसने भौतिक दुनिया, मानव स्वभाव और भगवान के साथ उनके संबंध के बारे में प्राप्त विचारों और मूल्यों पर सवाल उठाने और फिर से जांच करने की मांग करी। देखो, अब जितने भी हमारे रिलेशंस थे, चाहे नेचर से हमारा, व्यक्ति का नेचर से, मनुष्य का प्रकृति से संबंध, ठीक है, मनुष्य का समाज से संबंध, और मनुष्य का भगवान से संबंध, इन सब पे क्या करा इनलाइटनमेंट ने? क्वेश्चन करा कि भाई ये है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप पीके मूवी देखो, क्या कर रहा है वो? हर चीज पे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये जो इनलाइटनमेंट है, इसमें भी ये हर चीज पे क्वेश्चन करा, हर ट्रेडिशन पे, हर परंपरा पे क्वेश्चन करा। ठीक है, क्या बोला? इसको हम फिर से जांच करेंगे। क्या बोला? हम इसकी फिर से जांच करेंगे, उसकी मांग करते हैं। और किस बेसिस पे होगा? रीजन, रीजन के बेसिस पे हम जांच करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको समझना है एक्चुअल में रीजन होता क्या है। ठीक है, रीजन क्या होता है, तर्क से क्या होता है, तर्क का कार्य क्या होता है। देखिए, जो तर्क होता है वो क्या करता है? अलग करता है। ठीक है, ये सेपरेट है, ये सेपरेट है। क्या बोलता है कि आप अगर किसी चीज़ पे विश्वास कर रहे हैं
तो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कोई भी आपको सिद्धांत बनाना है तो उसका पूरा ज्ञान कि हाँ ये चीज इस वजह से हुई है, ये इस वजह से हुआ है, फिर इसके बाद ये हुआ है, तो एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करना, कोई भी चीज मन गढ़ंत नहीं होना। जैसे फॉर एग्जांपल हम आंसर भी लिखते हैं क्लास, जो हमारी उत्तर पुस्तिका के अंदर भी, तो हम कोई भी स्टेटमेंट अपना मन गढ़ंत नहीं बनाते, हम उसके पीछे रेफरेंस देते हैं कि हाँ कांट ने ये कहा है, इससे मैं ये समझा, तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, ठीक है। तो रीजन क्या करता है कि अगर आप ये जो रेन वाला ही फिनोमिना देखो, तो उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है, हम रीजन को साइड में रखो, इसका लॉजिकली साइंस किस तरीके से बताता है कि हाँ पहले वो सूर्य की किरणों से जो पानी है वो वेपर में बदलता है, फिर वेपर इकट्ठा होते हैं, इकट्ठा होने के बाद वो कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने के बाद बारिश होता है, ठीक है। तो वो साइंटिफिक बेसिस किसी भी चीज का, किसी भी स्वरूप में, चाहे वो व्यक्ति का भगवान से नाता हो, ठीक है, व्यक्ति का समाज से नाता हो, चाहे व्यक्ति का प्रकृति से नाता हो, इन सभी को तर्क के माध्यम से समझना, यही प्रबोधन का मेन उद्देश्य है। अब देखिए, जब हम ये समझिए कि जो इनलाइटनमेंट, जो प्रबोधन है, उसका जो मेन उद्देश्य क्या है, मेन जो हार्ट है वो क्या है, रीजन। रीजन के द्वारा ही हमें ज्ञान की व्याख्या करनी है, जो भी हमारे पास ज्ञान बनेगा वो किसके बेसिस पे होगा, रीजन, ठीक है। अब देखिए इसने क्या करा, जो प्रबोधन काल जो था, जो प्रबुद्धता काल था, इसने सामंती यूरोप में ना एक जो पारंपरिक जो सोच थी, उन उसके अंदर एकदम से क्रांतिकारी परिवर्तन लेके आ गए, ठीक है। जैसे ही फॉर एग्जाम्पल आप जो नॉलेज है, उस जो ज्ञान है, आप दोबारा से उसकी व्याख्या करने लग गए, तो सारा स्ट्रक्चर ही बदल गया। अब हम किसी भी फिनोमिना को धर्म के आधार पे नहीं समझेंगे, उसे साइंस के, उसे तर्क के आधार पे समझेंगे, उसका हर चीज के पीछे कोई ना कोई कॉज होगा, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो एकदम से जब इस पीरियड का जो आया, तो उसने क्या करा, एकदम रेडिकल चेंजेस लेके आया ये सोसाइटी के अंदर, यूरोप की सोसाइटी के अंदर। अब देखिए, जब ये जो थिंकिंग आया, जो आपका ये जो प्रबुद्धता का काल है, इसने क्या करा है एक्चुअल में, इसने जो एक नया न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट रियलिटी, एक नया नजरिया दिया जीव वास्तविकता को, रियलिटी को देखने के लिए। क्या दिया, रियलिटी को अब हम तर्क के आधार पे समझेंगे, रीजन के हिसाब से समझेंगे। और क्या करा, अब जो व्यक्ति है, वो व्यक्ति हर चीज पे क्वेश्चन करने लग गए, कोई भी एस्पेक्ट हो लाइफ का, हर चीज पे हम क्वेश्चन करने, हम वैसे ही कोई चीज पे बिलीव नहीं करेंगे, ठीक है, चाहे वो चर्च कहे, चाहे कोई भी व्यक्ति कहे, अब उस पे हम क्या करेंगे, रीजन, लॉजिक, लॉजिक के आधार पे हम किसी चीज पे विश्वास करेंगे। तो देखिए, आप सब देखोगे कि ये जो प्रबुद्धता का काल है, अभी देखिए आपका न्यायालय है, ये भी किस पे विश्वास करता है, एविडेंस पे, है ना। हम किसी भी रिलीजियस इंटरप्रिटेशन पे नहीं जाएंगे, एविडेंस एथिकल है या नहीं है, ह्यूमन सेंट्रिक है या नहीं है, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि देखो, जो इनलाइटनमेंट है ना, वो एक ऐसा ऐतिहासिक काल नहीं है, उसने बट करा क्या है, जो इस काल के दौरान हुआ क्या है, प्रोसेस ऑफ सोशल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ठीक है, अनबॉर्न टू टाइम और प्लेस, ठीक है। उसने करा क्या है, ये जितने भी स्पेयर्स हैं लाइफ के, जितने भी पक्ष हैं, ठीक है, उन सब से हमें फ्री कराए, ठीक है। और हमें जो जो समय या स्थान से बंधा हुआ था ना, उसको मुफ्त कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इनलाइटनमेंट ने व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया है अपनी सोचने और समझने की शक्ति के अंतर्गत, ठीक है। आप एकदम फ्री होके सोच रहे हो, कोई ट्रेडिशनल वे में नहीं, ठीक है। क्लियर हुआ, कौन कौन सी टाइम डोमेन है,
एक तो आपका सामाजिक है, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक विकास की एक प्रक्रिया है। ठीक है, देखिए आप सबने अगर क्लासेस अटेंड करा होगा तो इमैनुअल कांट का एक रीडिंग है, व्हाट इज एनलाइटनमेंट। ठीक है, उन्होंने, देखो मैं बहुत समराइज करके बता देता हूँ, उन्होंने इनलाइटनमेंट को किस स्वरूप में परिभाषित करा है। इनलाइटनमेंट एज अ मैनकाइंड्स रिलीज फ्रॉम इट्स सेल्फ इनकर्ड इमेच्योरिटी। ठीक है, ये वर्ड प्लीज याद कर लीजिएगा, सेल्फ इनकर्ड इमेच्योरिटी। अब देखिए इमेच्योरिटी होता क्या है कि बहुत बार क्या होता है कि हम ना अपना खुद का माइंड ही यूज नहीं करते। ठीक है, हम अपना खुद दिमाग ही नहीं लगाते। ठीक है, इसी को इमेच्योरिटी, हम खुद लॉजिक लगाने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, हम अपना कभी भी रीजन, तो उन्होंने क्या बोला है कि जो मनुष्य होता है वो आलसी होता है, वो अपना लॉजिक और रीजन लगाता ही नहीं है। ठीक है, और जो ये इमेच्योरिटी को दूर कर पाएगा वही व्यक्ति इनलाइटन व्यक्ति है, प्रबुद्ध व्यक्ति है, ज्ञानशाली व्यक्ति है, ज्ञान युक्त व्यक्ति है। ठीक है, तो क्या लिखा है, जो अपरिपक्वता है वो क्या है, दूसरे के मार्ग के बिना स्वयं की समझ का उपयोग करने में असमर्थता ही है। तो जो ये क्या है, आप अपना नॉलेज नहीं यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दूसरे का, तो यही आपकी इमेच्योरिटी है, अपरिपक्वता है। क्लियर हुआ? प्लीज इसको याद कर लीजिएगा, ये आपको जरूर लिखना है एग्जाम में, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। देखो एकदम कंप्राइज वे में मैंने समझाने का कोशिश करा है। अब देखिए जो इनलाइटनमेंट है उसने करा क्या है, देखो इसने क्या करा है, इनलाइटनमेंट ने जो नेचर है, जो समाज है, उसका अध्ययन केवल और केवल साइंटिफिकली होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या, तो साइंस क्या है, एनीथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्वेबल, रिपीटेबल, ठीक है, वेरीफाइएबल, वो साइंस है। मेजरेबल, जो मेजर करना है, साइंस बिलीव ही उस चीज पे करता है जो मेजरेबल है, मापन योग्य है। विज्ञान क्या है, हर वो चीज जो जिसको आप माप सकते हैं, जो बार बार हो रहा हो, जिसको दर्शाया जा सकते हैं, जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, वो साइंस है। ठीक है, तो अब क्या है, साइंस के हिसाब से आपको नेचर और सोसाइटी को समझने का एक अध्ययन इसने उपलब्ध कराया आपको, किसने, प्रबोधन ने। आगे इन्होंने क्या बोला, जो इनलाइटनमेंट के जितने भी थ्योरिस्ट है उन्होंने बोला, या फिर जो इनलाइटनमेंट का जो कोर कॉन्सेप्ट है, कि ये बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो रैशनल है। अब देखिए यहाँ पे जो रैशनैलिटी का मीनिंग है ना, इसका मतलब ये है कि व्यक्ति क्या है, एक विवेकपूर्ण प्राणी है, वो अपना अच्छा और बुरा दोनों सोच सकता है, उसके पास माइंड है। ठीक है, और क्या बोला है कि हमें इसी चीज को खड़ा करना है कि व्यक्ति अपने बारे में निर्णय ले सके। ठीक है, अपने जो असीमित जो पोटेंशियलिटी है, ठीक है, जो जो उसकी संभवता है, ठीक है, उसको वो प्राप्त कर सके। ठीक है, जो उसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं वो उसके अंदर उत्पन्न हो। ठीक है, वो अपने गोल को महसूस करे, उसको रियलाइज करे, उसको अचीव करे, अपना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन करे, इसे या फिर सेल्फ डेवलपमेंट करे अपना। क्लियर? ये विचार है इनलाइटनमेंट का। अब देखो ऐसे विचार जब यूरोप में आए, जो साइंटिफिक बेसिस पे हो, रीजन उसका कोर हो, ठीक है, रैशनैलिटी की बात करता हो, साइंस की बात करता हो, तो क्या है, देखिए आप सबने देखा कि कितना सारा डेवलपमेंट हुआ। आप सबने देखा ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पे आया, इंडस्ट्री वहाँ पे आई। ठीक है, आर्ट्स देखिए,
बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर, किसी भी स्वरूप में देखिए, तो एकदम से यूरोपियन सोसाइटी इमर्ज हुई। नो डाउट उसको क्रिटिसाइज भी करा जा सकता है, बहुत सारे थिंकर्स हैं उसको अलग स्वरूप में भी देखते हैं, वो भी हम करेंगे, मगर जो कोर आर्ग्यूमेंट है, जो प्रबोधन का, जो इनलाइटनमेंट का, वो यही आर्ग्यूमेंट है। क्लियर हुआ? तो हर चीज़ को हमें एक साइंटिफिक वे में समझना है, हर चीज़ को हमें एक साइंस के नज़रिए से, विज्ञान के, तर्क के आधार पे हमें चीज़ों को समझना है। यह हमें इनलाइटनमेंट उपलब्ध कराता है। और यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो हो जाता है इमैनुअल कांट का जो डेफिनेशन है, ह्यूमन काइंड्स रिलीज फ्रॉम इट्स सेल्फ इनकर्ड इमेच्योरिटी। ठीक है, उस इमेच्योरिटी से बाहर आओ। ठीक है, थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक अबाउट नॉलेज व्हाट यू आर लर्निंग। ठीक है, उसमें एक कोरिलेट करने की कोशिश करो, उसको जांचने की कोशिश करो। ठीक है, क्या वो आपका खुद का माइंड उसमें है या नहीं है। ठीक है, एनालाइज करो। तो कई बार हम जो एग्जाम में देते हैं क्वेश्चन, क्रिटिकली इवेल्युएट, कि नो डाउट आपने बहुत सारी रीडिंग्स पढ़ ली है। ठीक है, इमैनुअल कांट का पढ़ लिया है, टेरेंस बॉल का पढ़ लिया, बहुत सारा रीडिंग्स पढ़ लिया, बट आप कैसे क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हो। देखो कई बहुत बार हमारे पॉलिटिकल साइंस में यही वर्ड से क्वेश्चन बनता है कि आपका माइंड क्या है, कि ठीक है हमने आपको इनलाइटनमेंट का रीडिंग प्रोवाइड करा दिया, कोर्स में पढ़ा भी दिया, मगर आपका कोई अंडरस्टैंडिंग बढ़ा है, या फिर आप केवल और केवल कांट का जो मैच्योरिटी है उसी को है, उसी को याद करके लिख दिया। समझ में आया? चलिए ठीक है, अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आल्सो। ठीक है, बाय बाय।